जय हिंद दोस्तों। तो ये पॉलिटी की जो है क्विक रिवीजन सीरीज़ है और इस वीडियो में जो है हम पॉलिटी का जो पूरा एक ओवरव्यू है वो लेंगे, अच्छे से समरी टाइप में देखेंगे। और हो सकता है कि 3-4 वीडियो जो है इस पे आएंगी। तो ये पहला वीडियो है इसका। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में आते हैं 1600 में, 1600 में एज ए ट्रेडर्स। ठीक है, व्यापार करने के लिए जो है ये लोग इंडिया में आते हैं एज ए ट्रेडर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको एक चार्टर मिला रहता है क्वीन एलिजाबेथ से। तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो है इनको चार्टर जो है प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेडिंग राइट्स जो है इनको दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये जाके जो है ईस्ट साइड में जो है इंडिया में जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब 1764 में आप देखेंगे तो हुआ बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। और 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दीवानी जो राइट है वो मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, तो 1765 में कंपनी को दीवानी मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है ये सजेस्ट किया गया पहली बार एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, तो एम एन रॉय ने ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है बनाने का वो दिया था। और 1934 में हम देखेंगे तो 1934 में एक संविधान सभा यानी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो गठन है वो किया जाता है। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बन के फोर्स में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो अभी हम सारे जो आगे जो भी जितने भी एक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एक्ट्स आए क्यों? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो वहाँ विदेश में बैठ कर के जो है यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए ये सारे एक्ट्स जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की सरकार है उसके द्वारा लाए जाते हैं। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखिए, इससे क्या होता है कि 1773 का जो ये एक्ट है इससे एक जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है वो इंडिया में शुरू होता है। और जो पोस्ट है गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट रहती है अब वो बन जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, 1773 के द्वारा। और पहले गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? तो वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। और साथ ही साथ इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक बनाई जाती है। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है 4 मेंबर्स होंगे, 4 लोग होंगे। और ये 4 लोग जो है ये जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के इनको असिस्ट करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास। और अब जो बंगाल और ये बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं ये कहा गया है कि ये जो होंगे ये अंडर काम करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर जो है ये काम करेंगे कौन? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर। और इसी एक्ट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है 1774 में। और उस टाइम एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को नियुक्त किया जाता है। और इस एक्ट के थ्रू ये भी कहा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो वो कोई ब्राइब वगैरह नहीं लेंगे, इसके संबंध में भी जो है रूल बनाया जाता है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी गठन किया जाता है। और कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिपोर्ट करेंगे जो भी यहाँ काम इंडिया में जो भी काम हो रहा है उसकी सारी रिपोर्ट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपेंगे। अब देखिए, इस एक्ट को पहला स्टेप बताया जाता है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स इन इंडिया। तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो ये एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप रहता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद देखिए फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या करता है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो फाइनेंशियली इनकी पावर जो है वो डिवाइड होती है। फाइनेंशियली जो है इनकी पावर को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, कॉमर्शियली और पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब एक बॉडी बनाई जाती है कि वो कॉमर्शियल फंक्शन करेगी और एक बॉडी बनाई जाती है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शन देखेगी। तो कॉमर्शियल फंक्शन करने के लिए जो भी कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शन होंगे उनको करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया जाता है। और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसी को हम सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है वो बोलते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सुपरवाइज़ करेगा, डायरेक्ट करेगा जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ब्रिटिश पोजेशंस में, यानी जो भी टेरिटरीज जो हैं ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया है तो उस टेरिटरी में जो भी काम हो रहे हैं तो उस काम को सुपरवाइज़ करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो है ये किया जाता है।
ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल पावर रहेगा और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास जो है वो कॉमर्शियल पावर रहेगा, यानी ट्रेडिंग से सारे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जिम्मे रहेगा, और जो भी पॉलिटिकल काम रहेंगे वो किसके, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जिम्मे रहेगा। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द ईस्ट ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफेयर्स पे इस एक्ट के थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू जो है सारे जो एक सुप्रीम कंट्रोल होता है वो ले लेती है कौन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो ब्रिटिश सरकार। ठीक है। मतलब धीरे धीरे ये सारे एक्ट इसलिए पास हो रहे हैं ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को रिड्यूस किया जा सके और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी पावर इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, उनको एक तरह से अपने कंट्रोल में ले सके। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखिए, पहले जो है सैलरी वगैरह जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही दे रही थी अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन बाद में ये कहा था इस एक्ट के थ्रू कि अब जो सैलरी है वो कंपनी देगी। ठीक है, तो अब यहाँ कंपनी जो है अपने स्टाफ को, और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने स्टाफ को जो भी सैलरी वगैरह है वो कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। उसके बाद रिटन लॉ एंड रेगुलेशंस। अब देखिए, इस एक्ट के थ्रू जो है रिटन लॉ और रेगुलेशन जो है बनाए जाते हैं, यानी रूल ऑफ लॉ का जो है गठन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक्सटेंसिव पावर दे दी जाती है ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, यानी जो भी प्रेसिडेंसीज हैं या जो भी काउंसिल वगैरह हैं उन सब के ऊपर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे। सबसे पावरफुल कौन रहेगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेंगे। ठीक है, ये चार्टर एक्ट जो 1793 का है, ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या होता है, देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर, वो एबॉलिश कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये केवल चाय की ट्रेड कर सकते हैं, टी की ट्रेड कर सकते हैं, और केवल चाइना के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। चाइना के साथ ट्रेड करने की छूट दे दी जाती है इनको, और जो टी का व्यापार है वो करने का छूट दे दिया जाता है। ठीक है, डाइल्यूटेड मोनोपोली एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स, और साथ ही साथ जो है ये व्यापार की जो अवधि है 20 साल और बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए, और कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं और अंग्रेज़ जो है अब यहाँ आके इंडिया आके सेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको अलाउ कर दिया था इसी एक्ट के थ्रू। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ होंगे वो भी यहाँ आके जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार है वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखिए, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ जो 1833 है, इसको हम बोलते हैं इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण की तरफ जो है ये पहला कदम बताया जाता है। जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, इनकी पोस्ट को चेंज कर दिया जाता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखिए, जो गवर्नर हैं बॉम्बे और मद्रास के, उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसको कम कर दिया जाता है, यानी अब वो पूरी तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी अब वो पूरी तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक के कंट्रोल में आ जाते हैं, वो जो उस टाइम के गवर्नर जनरल रहते हैं। और पहले जो भी लॉज बने हुए थे उनको हम जो है रेगुलेशंस बोलते थे, लेकिन इसके बाद जो है सारे लॉज जो भी बनेंगे उसको एक्ट्स जो है करके करके बुलाया जाता है, यानी पहले जो भी बनते थे लॉज उनको रेगुलेशन बोलते थे, बाद में जो है उनको एक्ट्स नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद देखिए, इंडियन एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कॉमर्शियल बॉडी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं एज ए कॉमर्शियल बॉडी, ये ख़त्म हो जाती है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्योरली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम करने लगती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है। ठीक है, कॉमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो एबॉलिश धीरे धीरे हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जा रहा होता है। और देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है वो दिया जा सकता है, सभी लोग दे सकते हैं, लेकिन इसका विरोध जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको जो है लागू नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए, जो ये गवर्नर ऑफ इंडिया हैं, तो जो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी कंपनी के लोन्स वगैरह होंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। और पहले 4 मेंबर रहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है 4 से 5 मेंबर बढ़ाए जाते हैं, मतलब अब 5 मेंबर हो जाते हैं, और लॉ मेंबर को ऐड किया जाता है एक उसमें। ठीक है, पहले 4 रहते हैं और एक और ऐड हो जाते हैं इसमें एज ए लॉ मेंबर। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको अलग कर दिया जाता है। यानी ये गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे, इनको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और 6 नए मेंबर्स जो हैं ऐड किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, जिनको नाम दिया जाता है। ठीक है, 6 नए मेंबर्स जो है इस एक्ट के थ्रू ऐड किया जाता है और उनको नाम दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। और देखिए इस काउंसिल को बोला जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो है इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, और इस जो ये 6 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स जिनको नाम दिया गया है, इस 6 मेंबर्स में जो है 4 अपॉइंट किए जाते हैं बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से। और साथ ही साथ देखेंगे तो अब यहाँ ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्विसेज के लिए वो शुरू हो जाता है, जो कि 1854 में जब मैकाले कमेटी आती है, तो मैकाले कमेटी के थ्रू जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है सबके लिए खुल जाता है। पहली बार यहाँ देखेंगे तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने लिए जो रूल्स है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार यहाँ आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये 6 न्यू मेंबर्स की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 4 जो है बॉम्बे, मद्रास और बंगाल और आगरा से लिए गए थे, तो इसमें जो है इंडियंस भी थे। तो यहाँ पे पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, यहाँ थोड़े बहुत जो है इंडियंस भी देखने को मिलते हैं इस काउंसिल में। एक्सटेंडेड कंपनी रूल बट डिडंट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। देखिए कंपनी रूल तो यहाँ और एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं डिफाइन किया जाता है कि कब तक के लिए जो है ये इस कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया है, कब तक के लिए कंपनी के रूल को जो है बढ़ाया गया है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, और ये कहता है कि ये इंडिया के गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ये कहती है कि ये इंडिया के गुड गवर्नेंस के लिए एक्ट जो है लाया जा रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को चेंज करके वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से ये वाइस रॉय बन गए। तो पहले वाइस रॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिन। ठीक है, याद रखिएगा, पहले वाइस रॉय बनते हैं लॉर्ड कैनिन। एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर टू गवर्नमेंट टू क्राउन। अब देखिए सारी पावर लगभग जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसको, क्राउन को। ठीक है, और यहाँ पे जो सिस्टम है डबल गवर्नमेंट का वो ख़त्म होता है, क्योंकि इसी एक्ट के थ्रू क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो पोस्ट है, जो पद है, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। क्योंकि 57 में जो है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद से पूरा कंट्रोल जो है, पूरा टेक ओवर कौन कर लेता है, तो क्राउन टेक ओवर जो है यहाँ कर लेती हैं, पूरा कंट्रोल जो है क्राउन के पास चला जाता है। तो इसलिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे एबॉलिश कर दिया जाता है। और एक नया ऑफिस जो है ब्रिटेन में बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है एक पोस्ट बनाई जाती है ब्रिटेन में। 15 मेंबर्स काउंसिल टू असिस्ट हिम, और साथ ही साथ देखेंगे तो 15 मेंबर की एक काउंसिल जो है जिसको नाम दिया जाता है एडवाइजरी काउंसिल। तो इनको असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें टोटल जो है 15 मेंबर्स रहते हैं। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो देखिए 1857 के जो है रिवॉल्ट के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमको जो है इंडियंस को भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये 1861 का जो एक्ट है ये लेके आते हैं, और ये इंडिया के हिस्ट्री में जो है एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है साबित होता है। इसमें क्या होता है कि वॉइस रॉय जो है वो कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। याद रखिएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है इंडियंस को, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो एज ए ऑफिशियल मेंबर हैं, और जो इंडियंस हैं वो एज नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद देखिए 1862 में, ये 18 है। ठीक है, 1862 में क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है 3 इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। ठीक हो, किसको, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव ऑफ बॉम्बे। तो 3 इंडियंस को जो है लॉर्ड कैनिंग 1862 में नॉमिनेट करते हैं। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की जो पावर ले ली गई थी, वो पावर दोबारा से यहाँ रिस्टोर कर दिया जाता है, और नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। बंगाल में जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है 1862 में बना, और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है उसमें 1866 में, और पंजाब में 1897 में बना। उसके बाद देखेंगे तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे देखिए ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। इसमें क्या होता था कि जैसे अभी के टाइम में आप देखेंगे तो जैसे पोर्टफोलियो जो है मिनिस्ट्रीज़ जो है बांटी जाती हैं, जैसे मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, तो ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्री जो है इस समय अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर हैं, तो उनका वो एक पोर्टफोलियो सिस्टम है, अभी भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह का जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, ये एम्पावर करता है वाइस रॉय को
कि वाइसरॉय जो हैं वो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है सलाह लिए, अगर इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है तो उस समय जो है वाइसरॉय बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का सलाह लिए जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है, अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। अब वो जो ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होगा वो वैलिड होगा 6 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो देखिए इस एक्ट के थ्रू जो है जो नंबर ऑफ़ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो जो है उनकी संख्या को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी यानी जो अंग्रेज़ों की संख्या है उसको मेंटेन रखा जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत जो संख्या है इंडियंस की उसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो फंक्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको इंक्रीज़ किया जाता है और कहा जाता है कि अब जो है ये लोग बजट भी डिस्कस कर सकते हैं या एग्जीक्यूटिव से जो है वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखिए कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया जाता है, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर नॉमिनेट करना है तो वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट करने हैं तो वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके रिकमेंडेशन पे जो है वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी इंडियंस को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, ज़मींदार और चैम्बर्स, तो इनके रिकमेंडेशन पे जो गवर्नर होंगे वो नॉमिनेट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे। वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर नॉमिनेट करना होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर तो गवर्नर जो है वो करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, ज़मींदार और जो ट्रेड एसोसिएशंस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके रिकमेंडेशन पे करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको जो है एक लिमिटेड है इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है इसके थ्रू, जिसके थ्रू जो है नॉन ऑफिशियल सीट जो है वो भरी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्शन वर्ड है वो यहाँ यूज़ नहीं किया जाता है, इलेक्शन वर्ड कहीं भी यहाँ इस एक्ट में यूज़ नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा। तो देखिए ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले जो रहते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, ठीक है, तो मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये इंडिया में नहीं रहते हैं, ये ब्रिटेन में रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो रहते हैं इंडिया के वाइसरॉय। तो इससे क्या होता है कि इट इंक्रीज द साइज़ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इससे क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज़ है सेंटर और स्टेट दोनों में, इसकी साइज़ बढ़ा के 16 से 60 कर दिया जाता है, ठीक है, 16 पहले रहता है, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया जाता है सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों में। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट प्रोविंशियल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। तो ये कहा जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी, लेकिन प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसमें मतलब उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रहेगी, यानी उसमें जो इंडियंस हैं उनकी संख्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ज़्यादा रहेगी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम रहेगी। इंक्रीज फंक्शन ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट। और उसके साथ साथ क्या किया जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की फंक्शंस को और बढ़ा दिया जाता है, कहा जाता है कि वो जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो है जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो मूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहली बार हमें ये देखने को मिलता है कि इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, यानी पहली बार ये देखने को मिलता है कि अब जो इंडियंस हैं वो वाइसरॉय और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं ये पहले ऐसे इंडियन बनते हैं जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको नॉमिनेट किया जाता है, और ये एज ए लॉ मेंबर जो है ये अपॉइंट होते हैं वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इंट्रोड्यूस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी एक्ट के थ्रू, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू ही हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दिया जाता है। अब लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है ये चीज़ लाया जाता है, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स। तो एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ और ज़मींदार्स का भी देखने को यहाँ मिलता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम मॉन्टे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश ये डिक्लेयर करते हैं कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक जिम्मेदार सरकार जो है लाना है इंडिया में, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाना है। उसके बाद
उनका कहना यह था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए ही ये एक्ट जो है लाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जो मोंटे हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और जो चेम्सफोर्ड हैं वो क्या हैं, वो वाइसरॉय रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग कर दिया जाता है, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में। ठीक है, प्रोविंशियल को ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और कहा था कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है उसमें अगर कुछ चेंजेस करना होगा तो गवर्नर करेंगे विद द एड ऑफ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर की सलाह लेकर गवर्नर चेंजेस करेंगे। वहीं रिजर्व सब्जेक्ट में अगर चेंजेस करना है तो भी गवर्नर करेंगे, लेकिन सलाह किसकी लेंगे, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सलाह लेंगे। और ये जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर है यहाँ इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और ये हो गया रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो देखिए इसी को बोला गया है ड्यूअल सिस्टम या डायकी, या जिसको हम हिंदी में द्वैध शासन भी बोलते हैं, द्वैध शासन या डायकी, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो पहली बार यहाँ हमको बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं देखने को मिलते हैं। बाई कैमरल मतलब बाई मीन्स हो गया टू, कैमरा मतलब हो गया लेजिस्लेचर, दो लेजिस्लेचर, जैसे कि लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, जैसे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, और ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं हाउसेस के वो उनको चुना गया कैसे, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। और जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो 3/6 मेंबर्स थे वो इंडियंस थे। ठीक है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3/6 मेंबर्स थे वो इंडियंस थे। इट एक्सटेंडेड द रिप्रेजेंटेशन बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स। अब देखिए यहाँ पे और जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सब दिया गया, सिक्स को दिया गया, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी भी दिया गया, यानी वोट देने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन जो ये वोट देने का अधिकार था ऐसा नहीं था कि सबको दे दिया गया, ये दिया गया प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी जो पैसे वाले हैं और जो टैक्स देते हैं ज़्यादा और जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो ये केवल उनको दिया गया। तो मुश्किल से इंडिया के केवल 10% की जो आबादी थी उनके पास ये अधिकार था फ्रेंचाइजी वाला। ठीक है, उसके बाद नया ऑफिस बनाया गया हाई कमीशन का। ठीक है, ब्रिटेन में। ठीक है, इंडिया के लिए एक हाई कमीशन का गठन किया गया, इनका नया ऑफिस बनाया गया ब्रिटेन में। इस्टेब्लिश ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया 1926 में, जो कि काम करेगी सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट का काम करेगी। पहली बार देखेंगे तो यहाँ पहली बार हमको देखने को मिलेगा कि सेपरेट प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट। जो सेंट्रल का पहले सबका बजट एक साथ आता था, लेकिन यहाँ पे अब ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपना खुद का बजट निकाल सकता है। जैसे अभी सेंटर और स्टेट सबका दोनों अपना अलग अलग बजट जारी करते हैं, तो वही चीज़ इसमें कहा गया था कि सेंटर भी अपना बजट निकालेगा अलग से और जो स्टेट हैं वो भी अपना बजट जो है अलग से निकाल सकते हैं। प्रोवाइडेड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, और कहा गया कि स्टैट्यूटरी कमीशन एक यहाँ पे अपॉइंट किया गया जो ये इस जो भी एक्ट से जो भी चेंजेस किए गए हैं तो उसकी सारी जो रिपोर्ट है, उसका सारा जो कच्चा चिट्ठा है, ये कमीशन जो है 10 साल के बाद सौंपेगा। उसके बाद आता है साइमन कमीशन। तो देखिए नवंबर 1927 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक 7 मेंबर की स्टैट्यूटरी कमेटी को जो है अपॉइंट करती है, और इसके चेयरमैन जो इसके मेन चेयरमैन रहते हैं वो रहते हैं सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के नाम पे ही ये साइमन कमीशन पड़ा। और एक आ गया कि इंडिया के अंदर जो भी कंडीशन इस समय है उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो आप हमको सौंपेंगे। ठीक है, तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो नया लॉ बनाया गया है उसकी सारी रिपोर्ट जो है ये सौंपेंगे साइमन कमीशन किसको, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको। और इसके सारे मेंबर जो है ना सभी ब्रिटिश रहते हैं, सभी अंग्रेज रहते हैं इसके सारे मेंबर। जो ये साइमन कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करती है और रिकमेंड करती है एबोलिशन ऑफ डायकी, जो डायकी है, जो द्वैध शासन की प्रणाली है, जो डायकी है उसको ख़त्म करना चाहिए। इसको एबॉलिश करने की जो एबॉलिश करने का जो रिकमेंडेशन है ये साइमन कमीशन देती है। उसके बाद कहा जाता है कि एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है बनाने की आवश्यकता है। ये कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब जो कम्युनल इलेक्टोरेट चल रहा था उसको कंटिन्यू करने की बात जो है कही जाती है। टू कंसिडर प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इसी को कंसिडर करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो होता है 1929 में, दूसरा जो है वो 30 में होता है, तीसरा जो है वो 31 में होता है। और ये जो 1930 में होता है इसी में जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है इसी में गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, सेकेंड वाले में।
उसके बाद देखिए ये 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो उसमें जो भी डिस्कशन होता है उसको नाम दिया जाता है वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। और इसी से हमारा निकल के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। देखिए तो अगस्त 1932 में 1932 में जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम रहते हैं रैमसे मैकडोनल्ड। तो रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा जो है एक स्कीम अनाउंस की जाती है कि अब जो है पहले मुस्लिम को जो है एक उनका अलग इलेक्टोरेट दिया गया, अब रिप्रेजेंटेशन जो है वो माइनॉरिटीज़ को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ कंटिन्यू रहता है और वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी तक तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, अब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको सीधे सीधे आपको डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम है वो यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो इसी की वजह से गांधी जी जो है वो क्या कर देते हैं, वो जो है वो भूख हड़ताल कर देते हैं यरवाड़ा जेल पुणे में, ठीक है। उस समय यरवाड़ा जेल पुणे में रहते हैं। एट लास्ट देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस और जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनके बीच में यहाँ पे पूना पैक्ट होता है, ठीक है। पूना पैक्ट साइन होता है और हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो कंटिन्यू रहेगा और ये कहा जाता है कि डिप्रेस क्लासेस को जो है उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ज़्यादातर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। देखिए सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक आता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही एक जो रिस्पॉन्सिबल सरकार है वो मनाएंगे। और ये बहुत डिटेल और लेंदी डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें 321 सेक्शंस और 10 स्केड्यूल्स जो है रहते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन की इसमें बात होती है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट वो किया जाएगा। और ये एक्ट जो है ये सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न करता है, ठीक है। तो 3 लिस्ट जो है बनाया जाता है। फेडरल लिस्ट जिसमें जो है फेडरल लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट जिसको बोल सकते हैं, इसमें 59 आइटम्स रहते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 आइटम्स हैं। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट है जिसमें 36 आइटम्स हैं, ठीक है। डायकी को एबॉलिश कर दिया जाता है प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लेकिन सेंटर में जो है डायकी एबॉलिश नहीं हुआ है, केवल प्रोविंसेस के लिए ही डायकी जो है एबॉलिश किया था, यानी स्टेट के लिए एबॉलिश किया था, सेंटर के लिए एबॉलिश नहीं किया जाता है। फेडरल सब्जेक्ट्स डिवाइड इनटू द रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। फेडरल सब्जेक्ट्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन ये फोर्स में नहीं आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरलिज्म, ठीक है। तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में जो है बाईकैमरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूपी में जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी 2 लेजिस्लेचर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है विद लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ठीक है। ऐसे इस समय लेजिस्लेटिव ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी, उसी तरह है ये। एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, तो देखिए अब पहले तो मुस्लिम्स को दिया गया, उसके बाद फिर बात चली फिर कि जो लोअर डिप्रेस क्लासेस हैं उनको भी दिया जाएगा। बाद में यहाँ पे जो है इस एक्ट के थ्रू जो है एससी को, वुमेंस को और लेबर्स को भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दे दिया जाता है, एक्सटेंड और कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ और डिवीज़न जो है, डिवीज़न में भी डिवीज़न किया जा रहा है। एबॉलिश काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब जो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू जो काउंसिल बना था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। और केवल इस टाइम देखेंगे तो केवल 10% के जो पॉपुलेशन है, जो पैसे वाले हैं, जो टैक्स वगैरह टाइम से भरते हैं, उनको जो है वोटिंग राइट केवल दिया जाता है। और इसी एक्ट के थ्रू जो है 1935 में आरबीआई का गठन किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है किया जाता है। उसके अलावा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जिसको इस समय हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो फेडरल सर्विस उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। तो उसी तरह प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है वो किया जाता है इसके द्वारा। अब देखिए तो फेडरल कोड जो है वो सेटअप किया जाता है 1937 में। फेडरल कोड सेटअप किया जाता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। तो देखिए 3 जून 1947 को जो है ये माउंटबेटन प्लान जो है आता है, जिसको हम पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती है और ब्रिटिश रूल जो है बाद में ख़त्म हो जाता है। 15 अगस्त 1947 से इंडिया आज़ाद हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये आज़ादी जो है वो विभाजन के बाद मिलती है, पार्टीशन के बाद मिलती है, जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तब। और जो वाइसरॉय का ऑफिस है और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है वो यहाँ पे अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। वाइसरॉय का ऑफिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद है वो अबॉलिश कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा है हमारी, उसको एम्पावर किया जाता है, सारी पावर उसको दे दी जाती है। अब कहा जाता है जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे ये कहा जाता है या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप किसी को ज्वाइन मत करिए, आप फ्री रहिए, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स, अब वो सिर्फ उनको एक नॉमिनल हेड बना दिया था। ऐसे नॉमिनल हेड इस समय आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे। तो
एज ए केवल नॉमिनल हेड जो है बना दिया जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं आज़ाद भारत के, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर की शपथ जो है वो दिलवाते हैं। अब देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए 1934 में जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का जो आइडिया है, ये दिया गया एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा जो है ये आइडिया दिया गया, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, 1935 में। उसके बाद 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के जो है वो बनाया जाएगा। और देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा ये डिमांड जो है एक्सेप्ट कर लिया गया एज अगस्त ऑफर। ठीक है, 1940 में एज अगस्त ऑफर जो है ये डिमांड जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस का। उसके बाद 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो है एक प्रपोजल दिया जाता है, लेकिन ये प्रपोजल जो है ये जिसको हम क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रपोजल जो है रिजेक्ट, मुस्लिम लीग जो है वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज, जो कि यहाँ पे ये जो क्रिप्स मिशन ने ये कहता था कि इंडिया को जो है 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब कैबिनेट मिशन आता है तो उस टाइम जो है कुछ ना मतलब कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग को थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करने में कामयाब हो जाता है। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान की। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो है ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो होगी 389। ठीक है, और इस 389 में 296 जो सीट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया के लिए एलोकेट किया जाएगा, और 93 सीट्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट किया जाएगा, और ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी एलोकेटेड सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू पॉपुलेशन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सीट का जो एलोकेशन है ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, यानी 1 मिलियन आबादी पे एक सीट एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, एवरी मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, एक सीट जो होगी वो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एलोकेट किया जाएगा। और जो ये सीट एलोकेशन है ये डिवाइड किया जाएगा मुस्लिम, सिख और जो जनरल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जहाँ भी ये जो एलोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होगा, 1 मिलियन पे एक सीट एलोकेशन जो वो है वो होगा यहाँ पे। और जो वोटिंग मेथड होगा वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफ़र वोट, यानी जो अभी हमको प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है और जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो हमको इसी तरीके से देखने को मिलता है। और कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड हैं यानी जो किंग है, वो जो राजा हैं प्रिंसली स्टेट्स के, वो अपने हेड को जो है वो नॉमिनेट करके भेजेंगे यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड, इसलिए कहा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, वो पार्शली इलेक्टेड भी थी और पार्शली नॉमिनेटेड भी थी। ठीक है, तो कैबिनेट कमीशन जो आता है यहाँ पे इंडिया में उसमें 3 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 24 मार्च 1946 को इंडिया में आते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो ये इलेक्शन है ये कंडक्ट किया जाता है जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में। ठीक है, जुलाई अगस्त के बीच में जो है ये इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये वर्क कर रही थी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान सभा है, संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, और ये मीटिंग जो है 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड किया जाता है। और लेकिन मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था। और जब ये पहली मीटिंग होती है तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट के तौर पे जो है नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया जाता है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए सर B.N. राव को नियुक्त किया जाता है संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, और एलिफेंट जो है ये सिंबल बन जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, क्योंकि हमारा जो संविधान है बहुत जो है लेंथी थ्रेडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए एलिफेंट इसका सिंबल है। सेक्रेटरी हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के H.V.R. अयंगर, और चीफ ड्राफ्ट्समैन हैं S.N. मुखर्जी। अब देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं इन्होंने जो हमारा ओरिजिनल संविधान जो लिखा इंग्लिश में, वो इनके द्वारा इटालिक स्टाइल में जो है लिखा गया। वहीं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने का काम, डेकोरेट करने का काम जो है शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा किया गया। नंदलाल बोस और बेवर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा जो है ये काम किया गया। अब देखिए बेवर राम मनोहर सिन्हा
के द्वारा जो है जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसको भी बेवर राम मनोहर सिन्हा ने ही डेकोरेट किया है। जो हिंदी वर्जन का जो हमारा संविधान है उसको लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने, और हिंदी वर्जन के डेकोरेशन का काम किया है नंदलाल बोस ने। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो पास किया गया था, लाया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में रखते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये हमारा जो संविधान बनने वाला था तो उसकी सारी जो फिलॉसफी होगी, ठीक है, उसका जो एक तरह से समरी समझ लीजिए, उसकी जो पूरी समरी होगी वो ये थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक छोटी सी समरी। तो जो इस समय हम प्रियम्बल देख रहे हैं वो हमको लगभग जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो प्रियम्बल जो है वही शो करता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये इंडिया को इंडिपेंडेंट, सोवरेन और रिपब्लिक बताता है, और साथ ही साथ इंडिया विल विद द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो होगा वो एक राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देयर विल बी डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है डिबेट्स होंगी कि कितनी बाउंड्री, मतलब किस स्टेट की कितनी बाउंड्री रहेगी और कैसे उनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि स्टेट को जो है कुछ ऑटोनॉमस पावर्स जो हैं वो दिया जाएगा, स्टेट्स को भी कुछ पावर जो हैं वो दी जाएंगी। और ये सारी पावर और सारी अथॉरिटी जो है ये कहाँ से मिलती है, तो पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए देखेंगे तो जो हमारा प्रियम्बल है, हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी सारी जो पावर है वो पावर का सोर्स क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो गारंटीड एंड सिक्योर ऑल जस्टिस, और कहा गया कि सभी को जो है जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है, एक और इक्वालिटी होगी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगा, और फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारी चीज़ें बताई गई इसमें। उसके बाद एडिक्वेट सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए जो होगा सेफ गार्ड किया जाएगा, और जो बैकवर्ड या ट्राइबल एरियाज़ या जो डिप्रेस्ड और ओबीसी क्लासेज हैं उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ सेफ गार्ड इसमें दिया जाएगा। उसके बाद बात किया गया प्रमोशन, वर्ल्ड पीस की प्रमोशन की बात की गई, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात की गई। तो इस रेजोल्यूशन को जो है 22 जनवरी 1947 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। अब बात करते हैं चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट। तो देखिए असेंबली जो है वो फुली सोवरेन बॉडी बन जाती है, और ये कहा गया कि अब ये असेंबली जो है कोई भी संविधान जैसा इसको अच्छा लगे ये कोई भी संविधान बना सकती है। ये चाहे तो जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे उसको लेना चाहे तो वो ले ले, या उसको रिजेक्ट कर दे, या अपने मन से जैसा चाहे वैसा संविधान ये बनाए। अब असेंबली जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी के साथ साथ जो है जो ऑर्डिनरीज लॉज बनाने की जो प्रोसेस है वो भी काम कर रही थी। ठीक है, मीन्स संविधान ही बना रही थी और जो ऑर्डिनरीज लॉज हैं वो भी बना रही थी। तो जब ये असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जब एज ए कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी मिलती थी, यानी जब संविधान बनाने के लिए मिलती थी, तो इसके चेयरमैन बन जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर मिलती थी, यानी ऑर्डिनरी लॉज को बनाने के लिए जब मिलती थी, तो उसके चेयरमैन बन जाते थे जीवी महावलंकर। ठीक है, वहीं मुस्लिम लीग ने अपना जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बना लिया था। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं जो इस असेंबली के द्वारा जो है किया गया। तो देखिए कॉमनवेल्थ में इंडिया की जो मेंबरशिप है वो रेटिफाई किया गया 1949 मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को जो है अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को जो है अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा पहला प्रेसिडेंट जो नियुक्त किया गया 24 जनवरी 1950 को। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है मतलब संविधान बनाने के लिए टोटल 11 सेशंस कंडक्ट किए गए। ठीक है, और ये जो है टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान जो है बनके तैयार हुआ। टोटल जो लागत आई बनाने में वो आई 64 लाख रुपए की। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फाइनल सेशन है वो कंडक्ट किया गया, लास्ट सेशन जो है वो कंडक्ट किया गया। अब बात करते हैं कमिटीज़ की। देखिए कई कमिटीज़ जो हैं बनाई गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए, लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर जी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, और इसमें मेंबर्स में N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला और N माधवन राव और TT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये इसके मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, जिसमें एक प्रियम्बल भी था। और पूरा संविधान बनने के बाद जो है लास्ट में प्रियम्बल जो है वो बनाया गया। टोटल 395 आर्टिकल थे उस टाइम और 8 स्केड्यूल्स थे। और BR अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, या मॉडर्न मनु भी इनको बुलाया जाता है।
26 जनवरी को देखिए इसलिए चुना गया कि 26 जनवरी का दिन जो है, क्योंकि 1930 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1949 दिसंबर में, तो उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी का जो दिन है वो चुना गया संविधान को जो है फोर्स में लाने के लिए। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्यों क्रिटिसिज्म होता है। तो पहले तो ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, मतलब कि जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थे, ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया। दूसरा है कि ये एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के बाद जो है ये बनाई गई थी, इसीलिए एक सोवरेन बॉडी नहीं थी, ये कहा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग बताया था है, ठीक है। नज़रुद्दीन अहमद जो है वो कहते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। ड्रिफ्टिंग कमेटी क्या क्या है, इसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बोलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए थी क्योंकि देखिए बात यह है कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो इसलिए जो है इसलिए भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इतना लेंदी हो गया। और कहा था है कि कांग्रेस इसमें असेंबली में डोमिनेट कर रही थी, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन भी कहा था कि मतलब ज़्यादातर जो लोग थे इस संविधान सभा में वो लोग या तो लॉयर थे या तो पॉलिटिशियन थे। और ये भी कहा था है कि हिंदू के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये कहा था लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन ने। अब हम बात करते हैं संविधान के कुछ फीचर्स की। तो देखिए पहला फीचर है लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे लंबा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये ऐसा क्यों है, तो पहला तो जोग्राफिकल फैक्टर है, डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है। आपको इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, ठीक है, तरह तरह के कल्चर देखने को मिलेंगे। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर, क्योंकि ज़्यादातर जो वो एक्ट है, ज़्यादातर जो पार्ट है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसलिए भी लेंदी हो जाता है। उसके बाद देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो लीगल पर्सन थे, यानी जो एडवोकेट वगैरह थे, जो लॉयर थे, उनका डोमिनेंस हमको ज़्यादा देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए भी ये बड़ा हो गया इतना। इंक्लूड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज वेल एज डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ साथ इसमें जो प्रशासन करने की जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो भी दिए हुए हैं, इसलिए भी ये लेंदी हो गया। और जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, जो ऑर्डिनरी कानून है वो भी इसमें दिया हुआ है, इसलिए भी लेंदी हो गया। दूसरा जो उसका फीचर है वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कई सोर्सेज को जो है रिफ़र करके बनाया गया है, कई देशों के संविधान को पढ़ा गया है, उसके बाद हमारे देश का जो संविधान है वो तैयार किया गया है। तो पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो प्रोविजंस लिए गए हैं, जैसे फेडरल हो गया, जुडिशियरी हो गई, गवर्नर का पोस्ट हो गया, इमरजेंसी पावर्स हो गई और पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वहीं फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो रिलेशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तीसरा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कहा था है कि जो हमारा संविधान है वो ना तो ज़्यादा रिजिड ही है ना तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ही है, मतलब कि ना इतनी ईजी से ही हम संशोधन कर सकते हैं अपने संविधान में, और ना ही संशोधन करना इतना कठिन है, ठीक है, ना ही इतना आसान है ना इतना कठिन है। देखिए आर्टिकल 368 जो है वो दो टाइप के अमेंडमेंट्स की बात करता है, ठीक है। पहला अमेंडमेंट जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से पहला अमेंडमेंट होता है। और दूसरा अमेंडमेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जो है हाफ ऑफ द स्टेट्स की मंजूरी चाहिए, ठीक है। हाफ ऑफ द स्टेट्स जब मंजूरी दे देंगे और स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा राज्यसभा में मिल जाएगी तो उसके बाद ही चेंजेस किए जा सकते हैं। और जो संविधान के कुछ प्रोविजंस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया सकता है, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया सकता है। और जो भी चेंज सिंपल मेजॉरिटी से किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आएगा, यानी आर्टिकल 368 तभी लागू होगा जब स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा चेंज किया जा रहा हो या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा किया जा रहा हो। इन दो कंडीशंस में केवल 368 लागू होगा, बाकी अगर सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट में नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारा फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस, ठीक है, मतलब हमारा फेडरल सिस्टम है लेकिन कहीं कहीं कभी कभी जो है यूनिटरी भी बन जाता है। तो फेडरल फीचर क्या है हमारे संविधान का, तो देखिए जैसे दो गवर्नमेंट है, डिवीज़न ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर यहाँ पे देखिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और डिवीज़न ऑफ पावर दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस हो गई, ठीक है, और बाई कैमरलिज्म हो गया, ये हो गया फेडरल फीचर। बात करते हैं यूनिटरी फीचर,
तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। यूनिटरी फीचर हो गया। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेंटर, सेंटर को सेंटर ही अपॉइंट करता है हमारे गवर्नर राज्यपाल को, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इसके यूनिटरी फीचर्स हो गए। जो ये फेडरेशन वर्ड है ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स बोलता है, यानी भारत जो होगा वो एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल फॉर्म में है लेकिन स्पिरिट इसकी यूनिटरी है। इसीलिए वर्ड केसी वेरे के द्वारा यूज़ किया गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल वर्ड यूज़ किया गया। वहीं ग्रैविनिल ऑस्टिन ने कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। वहीं आइवर जेनिंग्स ने कहा गया कि फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्योंकि नॉर्मली जब मान लीजिए कि फेडरल कंडीशन है, ठीक है, मतलब पावर का डिवीज़न है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वहीं जब इमरजेंसी लग जाती है सारी पावर चली जाती है किसमें, सेंटर के पास, तो वहाँ पे यूनिटरी कंडीशन हो गई, यूनिटरी में चेंज हो गया। जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था इमरजेंसी लगने के बाद यूनिटरी में चेंज हो गया। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है देखने को मिलेगी, यानी प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। आपको नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉमिनल वो होगा जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, और रियल एग्जीक्यूटिव वो होगा जो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जा रहा है। मेजॉरिटी पार्टी का रूल देखने को मिलता है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वही रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की। और देखिए जो मेंबरशिप है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर्स में, और प्राइम मिनिस्टर जो है सेंटर के लीडर होंगे, और स्टेट में आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। लोअर हाउस का डिल्यूशन होता है, ठीक है। लोकसभा जो है, अरे जो हमारी लोअर हाउस है लोकसभा, वो डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट जो है हमारा वो सोवरेन भी है, लेकिन जुडिशरी जो है वो सुप्रीम भी है। और ये जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का जो ये फीचर है ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी लिया गया है ब्रिटेन से। जुडिशियल सुपरमेसी जो है वो अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो कम है, जो कि यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास है। क्योंकि देखिए अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ की बात की जाती है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है उसमें आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ देखने को मिलेगा, लेकिन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए है, न कि रूल बनाने के लिए है, ठीक है। लेकिन कभी वहाँ क्या होता है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी किसी कंडीशंस में रूल बना भी देती है, लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए है, ना कि रूल बनाने के लिए। रूल बनाना किसका काम है, वो लेजिस्लेचर का काम है। उस रूल को एग्जीक्यूट कराना जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, और जो जुडिशरी है हमारे उसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना। अब देखिए जो हमारे यहाँ जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड के होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है, यानी सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है। यानी हमारे यहाँ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ही सेंटर और स्टेट के लॉज को जो है इन्फोर्स करता है। लेकिन यूएसए में क्या है, वहाँ फेडरल लॉ के लिए फेडरल लॉ है वो फेडरल जुडिशरी के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो फेडरल लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम फेडरल जुडिशरी करती है, स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम वहाँ पे स्टेट जुडिशरी करती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट ही चाहे तो वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। मतलब आप लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट वही लास्ट है, वहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। वहाँ का फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट हमको जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। अंडर आर्टिकल 32 आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देखिए पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आपको राइट टू इक्वलिटी जो समानता का अधिकार है वो देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है। 23 से 24 राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 के बीच में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 से 30 के बीच में जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 32 में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है।
राइट्स ऑपरेट्स एट लिमिटेशन, और ये जो अधिकार हमको मिले हुए हैं ये लेजिस्लेचर पे जो है लिमिटेशन का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि भाई सारी जो पावर है वो किसके पास है, वो लोगों के पास है। इसीलिए पहले हम बताया कि प्रियम्बल में ही सबसे पहला जो वर्ड है वो शुरू किया गया विद द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम ही लोग जो है वो सरकार को चुनते हैं, सारी पावर जो है वो हमारे पास है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। इफ़ वायलेटेड पर्सन कैन गो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है, 5 तरह के रेट्स इशू कर सकता है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी और क्यो वारंटो। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ये एकदम मतलब यूनिवर्सल हो गए, एब्सोल्यूट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन दूसरों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन मत करिए, उनको वायलेट मत करिए, ठीक है। तो इसलिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाए गए हैं। तो जैसे देखिए सारे जो राइट्स हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं जब इमरजेंसी लग जाती है, तो लेकिन ख़त्म क्या नहीं होता, तो आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी लगने के बाद भी जो है आर्टिकल 20 और 21 ख़त्म नहीं होता। और आर्टिकल 19 केवल एक ही कंडीशन में ख़त्म होता है, अगर जो इमरजेंसी लगी है वो आर्म्ड रेबेलियन की वजह से लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है। अगर आर्म्ड रेबेलियन की वजह से अगर वो इमरजेंसी लगती है तो ही आर्टिकल 19 जो है वो ख़त्म होगा। तो वैसे आर्टिकल 19, 20 और 21 ख़त्म नहीं होते, ठीक है। आर्टिकल 19 सिर्फ एक कंडीशन में ख़त्म होगा, और आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए। उसके बाद आता है हमारा DPSP, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 में आता है, ठीक है। BR अम्बेडकर ने DPSP को कहा है कि DPSP आर द नॉवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो नॉवेल फीचर ये हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में DPSP हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। 3 पार्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। DPSP जो है इसका मेन मकसद है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, ठीक है। लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये जस्टिसिएबल हैं, यानी इनका हनन हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन DPSP में ऐसा कंडीशन नहीं है, ये नॉट जस्टिसिएबल होते हैं, इनका अगर वॉल्यूशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन ये राज्य को एक निर्देश दिया गया है, जैसे राज्य DPSP का मतलब होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को एक निर्देश दिया गया है कि आप गवर्नेंस कर रहे हैं, आप शासन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से शासन करेंगे। एक तरह का जो गाइडलाइन है वो DPSP में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि जो भी लॉज बना रहे हैं वो तो DPSP को ध्यान में रखते हुए बनाएं। अब नॉट जस्टिसिएबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसको इग्नोर ही कर दें, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए ही जो भी लॉ बना रहे हैं वो बनाएं। अब देखिए आपको मिनर्वा मिल्स केस 1980 का देखने को मिलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। मतलब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा सुप्रीम है DPSP से या DPSP ज़्यादा सुप्रीम है फंडामेंटल राइट से, बल्कि दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस जो है मेंटेन बना के रखना चाहिए, एक बैलेंस जो है दोनों के बीच में बना के रखना चाहिए। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 51A 11 ड्यूटी हैं इसमें। अब देखिए जो सरदार सिंह सोन कमेटी है उसके द्वारा जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसी के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, सरदार सोन सिंह की कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया। और देखिए 86 अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, और इस 86 अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटी में जो है राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन को भी इसमें ऐड किया गया है। यानी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको माता पिता जो है शिक्षा दिलवाएंगे, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी में कि उनका कर्तव्य होगा माता पिता का कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है एजुकेशन दिलवाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये भी नॉट जस्टिसिएबल है DPSP की तरह ही, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्युलर स्टेट की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, इसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन जो है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकुलर वर्ड जो है इस संविधान में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ये सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, ठीक है। प्रेम्बल सिक्योर्स लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और प्रेम्बल में आपको मिलेगा लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी पूजा कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा, वो आपकी मर्ज़ी है।
इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता की बात होती है। यहाँ पे लॉ के सामने सभी लोग बराबर होंगे, ठीक है, और सभी के जो अधिकार हैं उनकी समान जो प्रोटेक्शन है वो किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट जो होगा वो कोई भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक से, ठीक है, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो है यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। आर्टिकल 16 जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो नौकरियां हैं उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो समान अधिकार है उसकी बात करता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड, अब देखिए आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है आपको रिलीजन का जो फ्रीडम देता है, मतलब आप कोई भी धर्म जो है फॉलो कर सकते हैं, या आपका मन आप कोई भी धर्म फॉलो ना करें, या आप किसी भी रिलीजन में जो है वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फ्रीडम का जो अधिकार है रिलीजन का वो आर्टिकल 25 से मिलता है। वहीं आर्टिकल 26 कहता है कि हम अपने जो भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 27 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए जा सकते हैं, आर्टिकल 27 बोलता है। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दिया जाएगा अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो स्टेट के द्वारा फंड किया जा रहा है, तो वहाँ पे कोई भी जो रिलीजियस पढ़ाई वगैरह है वो नहीं कराई जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 29 कहता है कि राइट टू कंजर्व इट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, यानी जो माइनॉरिटीज़ उनके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको स्थापित कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं अपने हिसाब से। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है सभी सिटीजन्स के लिए। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। देखिए इंडिया में हमको जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म का जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज़ गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, यानी सभी जो रिलीजन है, सभी धर्म जो हैं उनको समान रिस्पेक्ट दिया जाता है, और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन, या सभी रिलीजन्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एबॉलिश ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम लाया गया था इसको हमारे संविधान ने एबॉलिश कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर टेम्प्रोरी रिजर्वेशंस जो हैं वो SC और ST को दिए गए हैं ताकि उनका एक जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है वो जो है वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। अब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसके पास जो है वोट देने का अधिकार होगा। तो देखिए पहले ये उम्र जो है 21 साल थी, लेकिन 1989 में 61st अमेंडमेंट किया गया, 1988 में 61st अमेंडमेंट किया गया, और बाद में जो है 1989 में क्या किया गया कि 21 साल से उम्र घटा के जो है 18 साल कर दिया गया। तो पहले वोट देने का जो एज था वो 21 साल था, अब वो घट के 18 साल हो चुका है। उसके बाद देखिए सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, जैसे USA में एक जो पर्सन है उसकी अपनी एक स्टेट की भी नागरिकता होगी और एक सेंटर की भी नागरिकता होगी, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़, आप हमारे यहाँ आपको कई इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो है देखने को मिलेंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन वगैरह काम है वो ये करवाएगा। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, UPSC है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, तो सारी बॉडीज़ जो हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए तो नेशनल इमरजेंसी आती है 352 में, स्टेट इमरजेंसी आता है 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 360 में। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगेगा, ठीक है, अगर वॉर हो गया, या एक्सटर्नल एग्रीगेशंस हो गया, या आर्म्ड रेबेलियन हो गया, तो आर्टिकल 352 लागू होगा, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिप्लेस्ड ओरिजिनल टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन। तो पहले आर्म्ड रेबेलियन की जगह यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, इसको 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया और इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो इसी कंडीशंस में लगाई जाएगी अगर आर्म्ड रेबेलियन होता है या वॉर का जो कंडीशन है वो क्रिएट होता है। तो स्टेट इमरजेंसी, या जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, अगर मान लीजिए जो स्टेट है वो सेंटर की बात मानना बंद कर देती है तो यहाँ पे ये लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 356 का जो यूज़ है वो यूज़ करके आर्टिकल 356 के अंडर में ये स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये 360 में आता है। अभी तक इंडिया में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें देखने को नहीं मिली है।
जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो सेंटर जो है वो पावरफुल बन जाता है और स्टेट जो है पूरी तरीके से सेंटर के कंट्रोल में चला जाता है, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूनिटरी में। जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो गया यूनिटरी स्ट्रक्चर में। आपको 3 टायर गवर्नमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट 1992 में, और पंचायत ऐड किया गया पार्ट 9 में, स्केड्यूल 11 ऐड किया गया, और म्यूनसिपैलिटी ऐड किया गया, स्केड्यूल 12 ऐड किया गया पार्ट 9A में। ठीक है, उसके बाद 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में किया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं इनको एक संवैधानिक दर्जा जो है यहाँ दिया गया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू। और ये कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन करना भी एक फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 19। अंडर आर्टिकल 19 जो है आप कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बना सकते हैं, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। और एक नया DPSP इंसर्ट किया गया, ठीक है, आर्टिकल 43B। एक नया पार्ट भी ऐड किया गया 9B, आर्टिकल 243ZH से लेकर के 243ZT तक ऐड किया गया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। अब बात करते हैं हम अपने संविधान के क्रिटिसिज्म की। तो पहले तो कहा था कि हमारा संविधान जो है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जैसे फेडरल स्कीम लिया गया है, गवर्नर की जो पोस्ट है वो लिया गया है, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो डिटेल है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। यानी ज़्यादातर जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ कैबिनेट सिस्टम और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, जो भी रिट्स हैं हमारे 5 वो, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी 2 लेजिस्लेचर होगा, और जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी जुडिशरी की जो फ्रीडम है, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो तरीका है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो, और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP, और राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेशन, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वहीं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जो हमारे प्रियम्बल का लैंग्वेज है वो। जर्मनी से लिया गया है कि इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है वो सिस्टम जो है जर्मनी से लिया गया है। वहीं USSR से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, और फ्रेंच से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है। साउथ अफ्रीका से जो है संशोधन जो है 368 आर्टिकल है, अमेंडमेंट वो लिया गया है, और राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म होता है कि ये कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो एक कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तीसरा, इसको एंटी इंडियन भी बताते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि ये जो एक इंडिया की जो स्पिरिट है, उनका ये कहना है कि इंडिया की स्पिरिट जो है वो शो नहीं करता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपको हर जगह जो इंडिया की स्पिरिट देखने को मिल जाएगी, जैसे गांधीयन फिलॉसफी है, सोशलिस्ट आपको प्रिंसिपल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद और कहा, देखिए कि हनुमथैया के द्वारा कहा गया कि हमको वीणा और सितार की म्यूज़िक चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमको मिला क्या, तो इंग्लिश बैंड मिला, ठीक है। इनके द्वारा ये कहा गया। और कुछ लोगों के द्वारा अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, एलिफेंटाइन साइज कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और पैराडाइज ऑफ लॉयर भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो थोड़े लीगल टाइप के वर्ड है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था लॉयर्स पैराडाइज इसको। अब देखिए ये टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये शॉर्टकट है, इसे याद कर सकते हैं। 30 हो गया टेरिटरीज, इमोलूमेंट्स, यहाँ हो गई शपथ, ठीक है, ओथ, ये हो गया आपका राज्यसभा। एमोलमेंट्स मतलब यहाँ आपका जो है सैलरी वगैरह आ जाएगा। और राज्यसभा ये R से हो गया। स्केड्यूल एरियाज़ S से हो गया, ठीक है। अदर ट्राइबल एरियाज़ हो गए। फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो पंचायत हो गया इसमें, और म्यूनसिपैलिटी हो गई है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से भी आप टोटल जो है वो आप याद कर सकते हैं। अब प्रियम्बल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।